वेलकम स्टूडेंट्स। तो मैं आपका फिर से वेलकम करता हूँ हमारे पार्ट 3 में चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड के, जो कि हमारी क्लास 11 की एनसीईआरटी का चैप्टर है। तो पार्ट फर्स्ट और सेकंड में आप लोगों के साथ हमने डिस्कस किया कुछ इंट्रोडक्शन अबाउट लिविंग, व्हाट इज़ लाइफ और व्हाई इज़ लाइफ। पार्ट सेकंड में हमने बताया 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ और उनके ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा हमने ब्रीफ में डिटेल किया, आपने ब्रीफ में डिस्क्राइब किया। और हमारा पार्ट सेकंड में हमने मेनली ग्रोथ पे फोकस किया। ग्रोथ कितने टाइप्स की होती है, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, आपका लोकलाइज्ड, डिफ्यूज्ड, और थर्डली आपका डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। तो सेकंड पार्ट के एंड में हमने रिप्रोडक्शन का कुछ ब्रीफली अपने आप को बताया कि ऐसा कोई नॉन लिविंग नहीं जो रिप्रोडक्शन करता हो, और सारे लिविंग रिप्रोडक्शन करते हैं, या ऐसा कोई लिविंग नहीं जो रिप्रोडक्शन ना करता हो। क्या ये बात मैं सच कह रहा हूँ? नहीं, ऐसे लिविंग हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, और इसीलिए ये भी एक्सेप्शन आ गया। दैट इज़ वाई रिप्रोडक्शन को भी हमने डिफाइनिंग फीचर में काउंट नहीं किया स्टूडेंट्स। तो इसी वजह से कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते और वो लिविंग भी हैं, जी रहे हैं अपनी लाइफ, इस वजह से ही रिप्रोडक्शन को हमने डिफाइनिंग फीचर में नहीं डाला। तो हम ये नहीं पता लगा सकते कि अगर 2 लोग हमारे सामने खड़े हैं और उसमें से एक रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल है और दूसरा नहीं है, दूसरा इनफर्टाइल है, लेकिन जी दोनों रहे हैं, लिविंग दोनों हैं, तो हमने रिप्रोडक्शन के पर्पज़ से थोड़ी पता लगाया कि ये लिविंग है। वो कौन सी चीज़ें होंगी जो हमें बताएंगी कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग, वो शायद आने वाले इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच छुपी हो। तो चलिए थोड़ा पहले आगे की बातें बाद में करेंगे, पहले रिप्रोडक्शन का हम थोड़ा और ब्रीफ इंट्रोडक्शन और आपकी कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स आपको पहले क्लियर करना चाहते हैं। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं है? तो चलिए नोट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑर्गेनिजम्स के जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करते। तो आप लिख लीजिए, सबसे पहले तो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। सेकंड आपकी चीज़ है म्यूल्स, जो कि हॉर्स और डोंकी के मिक्सचर से या हाइब्रिडाइजेशन से बनता है, ठीक है। और थर्ड आपकी वर्कर बीज, जो मधुमक्खियाँ होती हैं आपकी, उनमें जो मधुमक्खियाँ वर्कर होती हैं, इसमें भी कैटेगरीज होती हैं। तो वर्कर होती हैं, कुछ क्वीन होती हैं। तो आपका जो रिप्रोडक्शन का काम है वो क्वीन करती हैं, और आपकी जो ये जो है वर्कर बीज, ये रिप्रोडक्शन नहीं करती, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स के जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करते, लेकिन वो तब भी लिविंग है, ठीक है। तो नेक्स्टली हम बात करेंगे कुछ ऐसी टर्म्स की जो रिप्रोडक्शन में आपकी हेल्प करेंगे। पहले तो ये नोट कर लीजिए। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स की है, आपने अपनी आपकी ओल्डर क्लास में पढ़ा होगा, जो आपने पहले पढ़ के आए हैं, तो आपको ज़रूर पता होगा रिप्रोडक्शन 2 तरीके की है। पहली एसेक्सुअल और दूसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम देखें रिप्रोडक्शन के टाइप्स, तो एक तरीका ये हो गया और एक तरीका ये। पहली रिप्रोडक्शन होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। What is the difference और what is exact difference between asexual and sexual reproduction? चलिए देखते हैं। तो बेसिकली asexual reproduction ऐसी आपकी रिप्रोडक्शन होती है जिसमें सेक्सुअल आपके गैमेट्स का प्रेजेंट ना हो। तो कोई भी चीज़ के पहले अगर आपका A लग जाता है, तो उसका ये मतलब होता है कि वो जो आपने मेन चीज़ डिस्क्राइब की है उसके अपोजिट है, या उसमें वो चीज़ नहीं है जो चीज़ इसमें थी। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा हम पहले इसे जाने? चलिए पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जाने। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जिसमें दोनों मेल हो और फीमेल दोनों के गैमेट्स इन्वॉल्व हो।
गैमेट्स आपने पढ़ा होगा, गैमेट्स फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट फर्दर डेवलप होता है एम्ब्रियो में और वो आपका न्यू ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट करा देता है। तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गैमेट का फ्यूजन और जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों प्रेजेंट हों। दोनों बोथ आपके प्रेजेंट हो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो जिसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट हो, मेल का स्पर्मा है, फीमेल का एग हो और वो फ्यूज कर जाएं, जाइगोट बनाएं एंड फर्दर न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो बिफोर एम्ब्रियो। बात करें ए सेक्सुअल, मीन्स सेक्सुअल में 2 गैमेट्स थे। ए मीन्स गैमेट नहीं है, गैमेट की ज़रूरत ही नहीं है, मीन्स एक अकेला ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म कैपेबल है, सिंगल ऑर्गेनिज्म कैपेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। इसका मतलब है कि सिंगल ऑर्गेनिज्म ही कैपेबल है टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स मीन्स डॉटर्स या सन्स, आपका जो भी है। ऑफस्प्रिंग्स आपके सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म आपका कैपेबल है ऑफस्प्रिंग जनरेट करने के लिए। तो आपको डिफरेंस का आइडिया लग गया है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच। अब हम बात करते हैं कुछ तरीके की एसेक्सुअल एंड कुछ और तरीके की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें तो आपका पढ़ चुके हैं आप गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन, ये बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और बात करें हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप पाएंगे कि तरह तरह के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे स्पोर्स का फॉर्मेशन। स्पोर्स का फॉर्मेशन भी तो एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का तरीका है। दूसरा आपका फ्रेगमेंटेशन, जिसे आप ट्रू रीजनरेशन भी कहते हैं। थर्ड इज रीजनरेशन, है ना, और बडिंग। ये चीज़ें जो है आपकी, ये एग्जाम्पल्स हैं सारे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। पहले मैं आपसे चाहूँगा आप चीज़ें नोट कर लीजिए, ये आप नोट कर लीजिएगा। अभी हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आ जाइए, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखें तो पहली तरीके की रिप्रोडक्शन बडिंग। बडिंग में बेसिकली एक बड फॉर्मेशन होता है जो फर्दर डिटैच होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। अभी तो हम ब्रीफली थोड़ा इसको डिस्क्राइब करेंगे, मेन हम इसमें आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर में कवर करेंगे। तो बडिंग में आपका बड फॉर्मेशन डिटैच हो जाता है और एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। बात करें सेकंड मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट विल बी योर स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन आपका दूसरे तरीका का, बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, 1000 ऑफ स्पोर्स बन जाते हैं आपके, और ये एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो हवा की मदद से हो चाहे पानी की मदद से हो, एक जगह से दूसरे जगह वो ट्रांसफ़र होते हैं। मेल से फीमेल आपका वो होता है। इसमें तो मेल से फीमेल का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब आपकी एक बहुत ही एक स्पोरेंजियम और ये बॉडीज़ होती हैं, इनसे बहुत सारे स्पोर्स निकलते हैं और आपके ये स्पोर्स स्प्रेड हो जाते हैं एयर में। ठीक है, एग्जाम्पल आप स्पोर्स के देख सकते हैं, जू स्पोर्स, तरह तरह के स्पोर्स हैं, हम यहाँ पर जू स्पोर्स देख सकते हैं एग्जाम्पल में। इसे नोट कर लीजिएगा प्लीज़। पहले ये 2 तरीके की आपको रिप्रोडक्शन बताई है, इन्हें नोट कर लीजिएगा सबसे पहले। आई होप आपने नोट कर लिया होगा।
अब हम देखते हैं और तरीके की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट विल बी योर रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन को आप एक और नाम से जानते हैं, दैट इज ट्रू रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन को आप एक और नाम से जानते हैं, दैट इज ट्रू रीजनरेशन। तो सबसे पहले हम बात करें रीजनरेशन क्या होती है। बेसिकली रीजनरेशन मीन्स एक ऑर्गेनिज्म का बाई चांस, आप मान लीजिए कोई पार्ट लॉस हो गया, तो किसी ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट लॉस हो गया और उस लॉस्ट पार्ट की जगह एक नया पार्ट उसी जगह बन गया। मीन्स जहाँ से वो पार्ट निकला उसी जगह एक वैसा ही पार्ट बन गया और वो ऑर्गेनिज्म की कमी पूरी हो गई, फिर से वो पहले जैसा दिखने लगा। तो लॉस्ट पार्ट की जगह नया पार्ट बनना इज रीजनरेशन। आप ध्यान से इस पे फोकस कीजिएगा। दो टर्म्स हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म है, डायग्रामेटिकली मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की। ये कोई ऑर्गेनिज्म है आपका, फाइव इसमें, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें नंबरिंग कर दें फॉर अंडरस्टैंडिंग, सिक्स ब्लॉक्स कोई ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए थर्ड ब्लॉक इसमें लॉस्ट हो गया, तो ये बचे 1 2 4 5 6। थर्ड पार्ट जो है ये लॉस्ट हो गया ड्यू टू सम रीजन। तो इस लॉस्ट पार्ट की जगह एग्जैक्टली ऐसा ही पार्ट अगर आ जाए तो इस ऑर्गेनिज्म के सही हालात हो जाएंगे। इसे मैं इस तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ ये थर्ड पार्ट वापस आ चुका है। देखिए पहले ऑर्गेनिज्म ऐसे था, इसका थर्ड पार्ट मान लीजिए लॉस्ट हो गया या खो गया या खराब हो गया या इसमें कोई कमी आ गई या कुछ भी आप मान सकते हैं, ये हट गया ऑर्गेनिज्म से। तो इस लॉस्ट पार्ट की जगह एग्जैक्टली वैसा ही पार्ट आ गया। तो ये अब कैसे भी आया वो हमारी यहाँ पे टेंशन नहीं है, हमारी टेंशन है ये समझना कि रीजनरेशन क्या है। तो रीजनरेशन ये है कि ऑर्गेनिज्म से लॉस्ट पार्ट का वापस उसी जगह वो पार्ट आना इज रीजनरेशन, ठीक है। तो ये आप समझ चुके हैं। तो रीजनरेशन अगर हम डेफिनेशन बनाने लगे तो लॉस्ट पार्ट की जगह एग्जैक्टली वही पार्ट आ जाना इज रीजनरेशन। ये चीज़ आपने रीजनरेशन से सीखी। हमारा मार्कर गवाही दे रहा है कि हमें फिल कर लीजिए। तो हमारे जो लॉस्ट मार्कर है उसकी इंक जा चुकी है, हम उसी जगह पे इंक भरने जा रहे हैं। आप इतने से नोट कीजिए। हाँ जी, तो हम अपने मार्कर का रीजनरेशन करवा के आ चुके हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। हाँ, उसे रब कर देते हैं। ये आपने सही चीज कही। ये चीज आपने सही कही। चलिए अब जानते हैं दैट इज, ये रीजनरेशन प्रॉपरली नहीं हो पाया शायद। दैट इज ट्रू रीजनरेशन अब हुआ। ट्रू रीजनरेशन, और जिसे आप फ्रेगमेंटेशन के नाम से भी जानते हो। ट्रू रीजनरेशन या फ्रेगमेंटेशन, ये चीज़ समझने वाली है। समझना कुछ नहीं है, खैर इजी चीज़ है। आइए देखते हैं। एक ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए उस ऑर्गेनिज्म का बिल्कुल इसी तरीके से कोई पार्ट लॉस हो गया और उस पार्ट ने पूरा ही ऑर्गेनिज्म अगर बना दिया तो दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन और ट्रू रीजनरेशन।
ट्रू रीजनरेशन इसलिए कहा कि भाई ये है असली रीजनरेशन। तुम तो उसी जगह वो पार्ट बनाकर खुश हो रहे थे, मैं जहाँ से निकला मैंने पूरा ऑर्गेनिज्म ही बना दिया, पूरा एम्पायर ही खड़ा कर दिया। तो ये होते हैं असली लोग। आपको भी ऐसा बनना चाहिए स्टूडेंट्स। आप अकेले लड़ो, अकेले आपका एग्ज़ाम है स्टूडेंट्स, आपकी लड़ाई खुद से है रोज़। तो इसमें देखें अगर हम ट्रू रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन को अगर समझें थ्रू अ डायग्राम, तो हम पाएंगे कुछ इस तरीके का ऑर्गेनिज्म है। इसमें हम कॉलम्स बना दें अगर 1 2 3 4 5, अगर 5 कॉलम वाला ऑर्गेनिज्म है और इसमें फिर से थर्ड पार्ट लॉस्ट हो गया तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कुछ ये इस तरीके का दिखेगा और ये ऐसे 4 और 5। तो इसमें थर्ड पार्ट लॉस्ट हो गया स्टूडेंट्स, और इसमें आपका बीच बीच में आपको ये चेक करना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट है या नहीं, बीच में एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये स्टूडेंट्स ये थर्ड पार्ट लॉस हो गया, ये सारी मेहनत आपके लिए ही है बस। और हुआ क्या, जो लॉस्ट पार्ट है थर्ड पार्ट जो है इसने पूरा ऑर्गेनिज्म खड़ा कर दिया। ये यहाँ से एरो निकल के पूरा ऑर्गेनिज्म उसी तरीके का खड़ा कर दिया स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये एक रीजनरेशन है, ये असली रीजनरेशन है, ये ट्रू रीजनरेशन है कि एक फ्रेगमेंट आया उसने निकल के पूरा ऑर्गेनिज्म ही बना दिया स्टूडेंट्स, ये असली बात है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें, लॉस्ट पार्ट, अगर हम यहाँ गौर करें स्टूडेंट्स, लॉस्ट पार्ट ही पूरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर दे, लॉस्ट पार्ट ही पूरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर दे, दैट इज नोन एज, या नोन एज को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ट्रू रीजनरेशन। ये है असली रीजनरेशन तो स्टूडेंट्स। और फ्रेगमेंटेशन, एक फ्रेगमेंट आया पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया स्टूडेंट्स। तो ये रीजनरेशन और ट्रू रीजनरेशन में डिफरेंस आपको बता दिया गया है स्टूडेंट्स। रीजनरेशन इज लॉस्ट पार्ट की जगह एग्जैक्टली वही पार्ट आ जाना इज रीजनरेशन। यहाँ ये पार्ट लॉस हो गया, एग्जैक्टली वही पार्ट आ गया रीजनरेशन स्टूडेंट्स। और लॉस्ट पार्ट की जगह या लॉस्ट पार्ट ही पूरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर दे, दैट इज ये ऑर्गेनिज्म पूरा लॉस्ट पार्ट गया, इसने ही पूरा ऑर्गेनिज्म बना दिया स्टूडेंट्स। कितनी कमाल की बात देखने को मिली है आपको स्टूडेंट्स। प्लीज़ इन दोनों चीज़ों को नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। अब हम इसे रब करने जा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे छोटी सी एक लाइन की या एक पॉइंट की, फिर उसके बाद हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ पर डिस्कशन शुरू करें। चलिए तो बात करते हैं एक टर्म की या एक लाइन की जो कहती है हमसे कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो हैं ये दो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है ना। तो ये लाइन हम नोट करें, अगर नोट करते जाइए साथ के साथ, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर टू mutually exclusive events in unicellular organisms। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को एक्सक्लूसिवली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्यों कहा गया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्टूडेंट्स? रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ जी चल रही है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया माहौल बना हुआ है, चैप्टर में हर चीज़ समझ आ रही है आपको स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं व्हाट डज दिस टर्म मीन, व्हाट मीन्स एक्सक्लूसिव या व्हाट एक्सक्लूसिव मीन्स। बेसिकली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है व्हेन
देयर इज नो क्लियर कट डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन या डिस्टिंक्शन और डिफरेंस और डिस्टिंग्विश आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। मेनली हम यहाँ पर डिस्टिंक्शन यूज़ करते हैं। ये थोड़ा ग्रामेटिकली अजीब लगेगा, डिस्टिंग्विश, व्हाट इज दिस। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर टू म्यूचुअली exclusive events in unicellular organisms. Exclusive means when there is no clear cut distinction. What does this whole written thing on this left side blackboard means? This means that अगर आप कभी देखो एक सेल को, एक यूनिसेलुलर सेल को, तो जब वो डिवाइड करेगी तो आप ये नहीं पता लगा पाओगे कि ये उसकी ग्रोथ हो रही है या उसमें रिप्रोडक्शन हो रही है। यही चीज़ आपको बताई गई है इस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लाइन के थ्रू, और हम इसे और इजी कर देंगे थ्रू अ डायग्राम स्टूडेंट्स। तो देखते हैं एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करें। ये एक सेल है, इस सेल को मान लीजिए डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, इस सेल को डिवाइड करना है। तो कुछ इस तरीके से इसमें डिवाइड करने की प्रक्रिया शुरू होगी। ये एक एप्पल नहीं है स्टूडेंट्स, ये एक सेल है जो डिवाइड होने की उत्सुकता दिखा रही है। तो एक इधर हो जाएगा डिवाइड और एक इधर, इस तरीके से तो डिवाइड होती है, दोनों साइड इक्वली इसके जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो जाते हैं। तो ये बीच से यहाँ इस तरीके से स्टूडेंट्स डिवाइड होने की कोशिश करेगी। ये आपका एलियन सा लग रहा है कुछ, ये थोड़ी लाइन गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं, इसे सीधा कर लेंगे। अब भी गड़बड़ है, अब होनी ही है तो होनी को कौन डाल सकता है स्टूडेंट्स। ये डिवाइड करेगी, ये दो में डिवाइड कर जाएगी और फर्दर इस तरीके से ये दिखेगी। अब आप मुझे इस डायग्राम में ये बता दीजिए कि यहाँ पर आपने ग्रोथ देखी या रिप्रोडक्शन देखी स्टूडेंट्स। क्या ये ग्रोथ है या रिप्रोडक्शन है? एक यूनिसेलुलर आपकी सेल में या ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ आपको ये दिख रही है या आप इसे रिप्रोडक्शन कहोगे? ये नंबर बढ़ रहा है, साइज भी बढ़ रहा है। तो पहली चीज़ आपको देखने को मिलेगी नंबर ऑफ सेल का इंक्रीजमेंट या इंक्रीज हो रही है नंबर ऑफ सेल्स। दूसरी चीज़ आपको देखने को मिलेगी मास, वॉल्यूम और डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। ये कैसे इंक्रीज हो रही है? देखिए, मान लीजिए आपको एक कंटेनर में या जार में लिया एक सेल को, वो डिवाइड हुई दो में, तो उसका नंबर तो बढ़ा ही बढ़ा। लेकिन क्या आप अगर एक सेल जिसमें एक सेल है, एक जार जिसमें एक सेल है, उसे कंपेयर करो एक जार जिसमें दो सेल हैं उससे, तो आपको क्या मास में कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा? एक जगह एक लड़का खड़ा है और एक कमरे में 10 लड़के हैं, तो किसका मास ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली 10 लड़कों का। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें, इसे आप किससे कंपेयर कर सकते हो? ग्रोथ के रेस्पेक्ट में कंपेयर कर सकते हो मास को, और इसे आप किसके नंबर को किसके रेस्पेक्ट में कंपेयर कर सकते हो? रिप्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में कंपेयर कर सकते हो नंबर्स को। तो क्या आपको ये पता लगाना मुश्किल नहीं हो रहा कि ये रिप्रोडक्शन चल रही है या ग्रोथ चल रही है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन हुई या ग्रोथ हुई? तो यही तो हमने बात की कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में growth or reproduction are mutually exclusive events, where exclusive means when there is no clear cut distinction between them. तो यहाँ पर एक सेल डिवाइड हुई दो में, तो नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ रही हैं, दैट इंडिकेट्स टुवर्ड्स रिप्रोडक्शन हो रहा है, और मास, वॉल्यूम एंड डेंसिटी भी इंक्रीज हुई, जो कि आपको इशारा कर रही हैं ग्रोथ की तरफ। तो यहाँ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का पता लगाना पाना मुश्किल है, तो हेंस हम यू कैन मैथमेटिकली से ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ये बात हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे इतनी देर से। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये बात। और हम देख लेते हैं इसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ। इतने आप इसे प्लीज नोट कर लीजिए।
चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। रब करने का टाइम आ गया है। उसे आप रहने देते हैं ऐसी। तो जी, हम आपको अब समझाएंगे। एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ प्रॉपर है, सब कुछ प्रॉपर है जी। तो अब हम आपको समझाएंगे, अब क्लाइमैक्स ऑफ द वीडियो आने वाला है और हम थोड़ा सा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बता के जाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल क्या, इसमें तो ब्रीफ ही है आपका जो भी है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। और आपका एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा इसी बीच कि क्या ऐसा कोई आपके आसपास नॉन लिविंग है जो लिविंग सेल का बना हो? क्या ऐसा कोई नॉन लिविंग आप जानते हैं जो लिविंग सेल्स से जनरेट हुआ हो या क्रिएट हुआ हो, या रिप्रोड्यूस हुआ होगा या प्रोड्यूस हुआ हो? और दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि क्या कोई ऐसा लिविंग है जो लिविंग सेल्स से ना बना हो? ध्यान से सुनिए दोनों क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है कि क्या कोई ऐसा नॉन लिविंग है जो लिविंग से बना हो, या क्या कोई ऐसा लिविंग है जो लिविंग से ना बना हो? तो इन दोनों क्वेश्चन की बदौलत, जिसमें कोई एक्सेप्शन वाली बात है ही नहीं, तो इसीलिए हमारा पहला डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ बन जाता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ये बधाई हो, हमारा पहला डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ हमें मिल चुका है, जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, सारे नॉन लिविंग से ही बने होंगे, सारे लिविंग से ही बने होते। अगर कोई लिविंग नॉन लिविंग से बना होता या कोई नॉन लिविंग लिविंग से बना होता तब एक्सेप्शन वाली बात होती। ये हमें क्लियर कट पता लग चुका है कि सारे लिविंग से ही बने हैं। मींस जिसकी सेल्स लिविंग होगी, जब भी लेबोरेटरी में टेस्ट्स होंगे तो वो लिविंग ही हुआ होगा या लिविंग ही होगा। जिसकी सेल नॉन लिविंग, वो इंसान भी नॉन लिविंग। स्टूडेंट्स, ये बात हमारी निकल के आई है सर। ये हमारा चैप्टर का आज क्लाइमैक्स हो चुका है स्टूडेंट्स, और मैं आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारे समझाने का तरीका, हमारे एफर्ट्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और द नीडी ones that are in need of free education, or that are unable to pay in high class institutes with a quality content, a good quality content we are providing. So thank you, must watch and please share this video. Thank you students.